नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की स्थिति आरएलपी के बिना ही मजबूत थी तो गठबंधन की जरूरत क्या थी, और गठबंधन की वजह से स्थिति मजबूत हुई है तो ये गठबंधन का धर्म ना निभाए जाने की बात कहां से आती है। दूसरी बड़ी बात अशोक गहलोत ने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कही। उन्होंने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी को तो वो जानते ही नहीं। रविंद्र भाटी पर कांग्रेस लगातार बीजेपी की ही बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने खुद एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में ये कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद मोदी हैं। तो क्या ये बात गले उतरती है कि राजस्थान के चुनाव के रणनीतिकार को ये नहीं पता कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर विपक्षी खेमे में आखिर चल क्या रहा है? रविंद्र सिंह भाटी का किस तरह युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का ये कहना कि गहलोत अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और नतीजा आने से पहले ही नतीजों का आकलन कर नए नए बहाने तलाश रहे हैं, ये कहना कितना सही है? विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा उनकी योजनाओं पर भारी पड़ गया। अब 4 जून से पहले ही कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जनता तक नहीं हूँ, हाँ सोशल मीडिया पर कभी कभी देखता रहता हूँ कि वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे और विधानसभा के सदस्य भी रहे, कभी भीड़ में मिले हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो भाटी को नहीं जानते, ये उन्होंने कहा। इन तमाम बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर हेमंत गोयल साहब, पंकज शर्मा जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से, और डॉक्टर चेतन प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल पंकज शर्मा आपसे। आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो क्या उन्होंने ऐसा आकलन किया, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि आपने जिस पार्टी से गठबंधन किया उसने अपना धर्म नहीं निभाया? क्या आकलन आपकी पार्टी का निकल के आ रहा है? देखिए राहुल जी, मैंने अशोक गहलोत साहब का इंटरव्यू पूरा सुना है और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं कहा कि जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने किसी भी तरीके से अपने गठबंधन का धर्म को नहीं निभाया। हाँ, बार बार पत्रकार के पूछने पर उन्होंने ये जरूर कहा कि भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं है गठबंधन का, लेकिन क्योंकि उनको गठबंधन का उम्मीदवार बनाया था उन्होंने नागौर में चुनाव लड़ा और बाद में भी जहां जहां उनको जिम्मेदारी दी गई वहां उन्होंने सभाएं की। तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान को कहां से तोड़ा और मरोड़ा गया है। लेकिन नहीं तो आप लोग मान रहे हैं कि आरएलपी के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कामयाब साबित होगा? डेफिनेटली हमने गठबंधन किया और गठबंधन में भी देखो पूरा टीम इन्वॉल्व होती है। जो आलाकमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन महासचिव हैं, राजस्थान का नेतृत्व है, उन सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया और ये कलेक्टिव डिसीजन था, किसी एक व्यक्ति विशेष का डिसीजन नहीं था। कलेक्टिव डिसीजन के तहत हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नागौर से हनुमान बेनीवाल साझा उम्मीदवार होंगे गठबंधन के। हमने सीकर में भी गठबंधन के उम्मीदवार को बनाया। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव डिसीजन था और उस डिसीजन में अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है लोकसभा का। अब आगे क्या होगा इसी पर गहलोत साहब ने कहा कि आगे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है तो किसी को भी नहीं पता कि क्या रहेगा गठबंधन या तो नहीं क्या रहेगा। बाड़मेर सीट पर पर्टिकुलरली आरएलपी के गठबंधन के बिना कांग्रेस पार्टी का जीतना बेहद मुश्किल था? नहीं, देखिए डेफिनेटली जब चुनाव में आप जाते हैं तो चुनाव में जमीन पे से सर्वे होता है और जमीनी हकीकत को जानते हुए, नेताओं की बात को मानते हुए, कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हुए, सर्वे को भी अकोमोडेट करते हुए और जो जनता को भी जो रुझान हम लोगों को मिलता है और सर्वे भी होते हैं जो 2-3 लेयर में सर्वे होते हैं। पीसीसी भी अपने लेवल पे सर्वे करवाती है, एआईसीसी भी करवाती है और भी प्राइवेट सर्वेज होते हैं। उन सर्वेज के बेसिस पे ये था कि वहां की जनता चाहती थी कि गठबंधन में उम्मीदवार को डिक्लेयर किया जाए। गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वहां पर हनुमान बेनीवाल एक उपयुक्त उम्मीदवार थे, जिसको कांग्रेस पर पार्टी के आलाकमान ने घोषणा की और उन्होंने साझा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा नागौर सीट से। नहीं तो ये अभी बीते दिनों लोकेश शर्मा जो ओएसडी रहे पूर्व मुख्यमंत्री के, उन्होंने भी काफ़ी तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने तो ये तक कहा कि हद हो गई, अशोक गहलोत साहब हार का जिम्मा दूसरों पर ही हमेशा थोपते रहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी इस बात से, आपका आलाकमान भी इसी बात को मानता है? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि लोकेश शर्मा जी कोई कांग्रेस के अधिकारी वो नहीं है, पदाधिकारी नहीं है और उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई टॉपिक
के हिसाब से क्या क्या टिप्पणी की है उस पर, तो मुझे लगता है कि वो खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं। वो बेहतर मुफीद व्यक्ति होंगे जो क्या सोचते हैं और किस तरीके से उन्होंने, किस बातों के तहत उन्होंने ये जवाब दिए हैं या किस बातों के तहत उन्होंने सवाल उठाए, उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर उपयुक्त चेहरा वो खुद है। उन्होंने कहा कि बीते चुनावों में ये रिपोर्ट आ रही थी कि विधायकों का चेहरा जो है वो बदलना चाहिए पार्टी को, लेकिन गहलोत साहब माने नहीं, जिद पर अड़े रहे, मनमानी करते रहे। क्या आपकी पार्टी के पास भी यही रिपोर्ट थी? नहीं, देखिए राहुल जी, मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि जब चुनाव लड़ने कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो उसमें एक कलेक्टिव टीम एफर्ट होता है, सर्वे होते हैं। सर्वे के बाद में पीसीसी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लोगों को नॉमिनेट करती है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से जो प्रत्याशी कैंडिडेट्स के बायोडाटा आते हैं उनको ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी अशोक गहलोत के साथ है अभी भी। स्क्रीनिंग कमेटी से एआईसीसी को जाते हैं, एआईसीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संगठन महासचिव, पूरी टीम होती है, कमेटी होती है, वो डिसीजन लेती है। किसी एक व्यक्ति विशेष को केवल आलोचना करने के लिए बताना मुझे लगता है कि कोई सही है वो। लेकिन हेमंत गोयल साहब, क्योंकि अशोक गहलोत साहब भी अब ये उनके बारे में अब चर्चा तो होती ही रहेगी हमेशा राजस्थान की राजनीति के, वो एक बड़े स्तंभ हैं, लेकिन अब मौजूदा भविष्य जो है आने वाले वक्त में अशोक गहलोत साहब का, वो किस ढंग से आप देखते हैं? क्या अगर लोकसभा चुनाव में उनके बेटे चुनाव अगर हार जाते हैं तो अशोक गहलोत की राजनीति पर भी उसका बड़ा असर पड़ेगा? राजस्थान के लिए चुनाव बेहद अहम है, कई लोगों की का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हेमंत सर, देखिए राहुल जी, ये सही है कि अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में ये पूरी तरह साबित हो गया कि अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार राजनेता हैं। जिस तरह का उनका राजनीतिक बर्ताव रहा, जिस तरह की उनकी पद लोलुपता रही, जिस तरह उन्होंने राजनीति में शुचिता को खत्म किया, वो सबसे भ्रष्टतम नेता साबित हुए हैं। जिस तरह से सरकार बचाने के लिए 5 साल वो जोड़ तोड़ करते रहे, अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट की फोन टेपिंग करवाते रहे, उनको नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार सब कुछ कहते रहे, और अब जब सरकार गिर गई और जब उस समय टिकट चेंज करने की बात थी कि 50% सिटिंग एमएलए के टिकट चेंज किए जाए, उनको रिप्लेस किया जाए, तब भी उन्होंने अपनी मनमानी की। और अब जब उनका पुत्र वैभव गहलोत जालोर सिरोही से उम्मीदवार है, तो उस एक सीट के लिए उन्होंने किस तरह से राजनीतिक गोटियां बिछाई हैं, किस तरह से उन्होंने क्या किया। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से गठबंधन अशोक गहलोत की शह पर हुआ, यहां तक कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे, उन्होंने इस्तीफा तक देने की धमकी दे डाली कि यहां पर इनके साथ गठबंधन क्यों किया जा रहा है। बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ अंतिम क्षणों में उनको कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया गया, जबकि वहां का कैडर, कांग्रेस का कैडर इस बात की बिल्कुल पक्ष में नहीं था कि यहां पर बाप पार्टी के साथ कोई गठबंधन किया जाए। लेकिन चूंकि जालौर सिरोही में उनको आदिवासी वोट चाहिए थे, चूंकि उनको जाट वोट चाहिए थे, और बाड़मेर में रविंद्र भाटी का प्रचार करने की उन पर खुले तौर पर आरोप लगे, सोशल मीडिया पर उनको पार्टी से निष्कासित करने तक की मांग हो गई। ये तमाम बातें इस बात को साबित करती है। और जोधपुर में भी आरोप लगते हैं कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए उन्होंने काम किया, माली वोटों को उन्होंने बीजेपी को दिलवाने का प्रयास किया। तो जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक शुचिता को तार-तार किया, अपनी गांधीवादी छवि को तार-तार किया, उससे ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत पिछले 5 सालों में सबसे भ्रष्ट नेता साबित हुए हैं। और जिस तरह से लोकेश शर्मा, वो ओएसडी जो 5 साल उनके साथ छाया की तरह उनके साथ बने रहे, वो जिस तरह से गंभीर आरोप उन पर लगाती है। बीएल सोनी जो उनके पसंदीदा अफसर थे, डीजीपी राजस्थान के रहे, उन्होंने इससे गंभीर आरोप उन पर लगाए। ये तमाम बातें साबित करती हैं कि अशोक गहलोत का अब राजनीतिक वैभव खत्म होने जा रहा है, उनकी सत्ता खत्म होने जा रही है, उनका सब कुछ खत्म होने जा रहा है। क्या अगर इस तरह का अगर हमको देखने को मिलता है, संभावना अगर सच होती है, तो डॉक्टर चेतन जी से मेरा सवाल फिर ये रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में आपको ये एक बेनिफिट है कि एक नई लीडरशिप कांग्रेस की सामने होगी, या फिर वो नई लीडरशिप आपके लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है? चेतन जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी चेतन जी, ऑडियो आपका नहीं आ पा रहा है। मैं वापस
रुक कर रहा हूँ पंकज जी का। पंकज जी, नई लीडरशिप की बात मैं करना चाह रहा था डॉक्टर चेतन जी से कि कांग्रेस पार्टी की नई लीडरशिप कितनी बड़ी चुनौती उनको दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नई लीडरशिप आपको देखने को मिली बीते दिनों में, वो कितनी चैलेंजिंग आप लोग के लिए रही है? और अब लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो आप लोग दावा तो कर रहे हैं कि डबल डिजिट में सीटें आएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी आकलन क्या है? आने वाले लॉन्ग टर्म प्लान्स आपकी क्या है? जरा उस पर अगर आपसे मैं डिस्कस करूं तो क्या जवाब आपका रहेगा? देखिए राहुल जी, कांग्रेस ने पूरे देश में चुनाव लड़ा है अपनी योजनाओं के दम पर। अपने जो न्याय पत्र हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले नहीं, योजनाओं पर तो आप विधानसभा चुनाव में फिर आपको हार मिली ना। योजना आप पहुंचा कहां पाए लोगों तक? फिर अपना प्रचार कहां कर पाए? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों के जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे देश में की है, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से। और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता इस देश में है, उन लोगों से मिलकर बात करके कलेक्टिवली हम लोगों ने सजेशंस लिए, न्याय पत्र तैयार किया। और उस न्याय पत्र में युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, श्रमिकों की, सबकी बात की। हम लोग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच तो पहली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसका क्या प्रोडक्टिविटी निकल करके आई? फिर जनता के चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप तमाम सजेशंस लेकर आप जनता के सामने हैं और अब आप वोट मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स आप मांग रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहली जो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका इलेक्ट्रोनिक अगर देखें तो फिर क्या कुछ लाभ आपको मिला? विधानसभा चुनाव आप राजस्थान में हारे, मध्य प्रदेश में आप सरकार नहीं बना पाए, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली वहां पर चुनावी रूप से तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। देखिए, ये जो यात्रा पूरी थी कि हम लोगों ने बार बार राहुल गांधी जी ने दिखाया कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की यात्रा भर नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनता के बीच जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक और असमानता है, सामाजिक असमानता, उन मुद्दों के साथ लोगों से बात करना है, 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है। यहाँ प्रधानमंत्री की तरह 1 वे कम्युनिकेशन, ये सिर्फ मन की बात, यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश हमारे नेता राहुल गांधी जी ने की। और इस यात्रा के माध्यम से जो सुझाव निकल के आए, जो जनता की पीड़ा निकल के आई, उन सबको कलेक्टिव करके और जिस तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं लोगों के बीच। नहीं तो अब इस तरह की बड़ी यात्राएं या बड़े इवेंट्स जब कांग्रेस पार्टी के अंदर होंगे पंकज जी, तो क्या न्याय पत्र में इंक्लूड करके हम जनता को राहत देने का काम करेंगे? सभी वर्गों को साधने का हम लोगों ने काम किया है। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जब अब इस तरीके के बड़े इवेंट्स होंगे तो जिस तरह आप सभी वर्गों को साध रहे हैं, क्या एक वर्ग आपके वरिष्ठ नेताओं का भी है? मैं ये आपसे कह रहा हूं, जनता के कई वर्गों के साथ एक वर्ग आपके वरिष्ठ नेताओं का भी है, जिसमें प्रमुख नाम अशोक गहलोत साहब का है। राजस्थान में या नेशनल पॉलिटिक्स में जब बड़े इवेंट्स होंगे तो गहलोत साहब की क्या भूमिका उसमें रहने वाली है आगे? देखिए, गहलोत साहब की क्या भूमिका रहेगी ये तो आलाकमान बेहतर बता सकता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहतर बता सकते हैं। और उन्होंने अभी आपने देखा कि गहलोत साहब को अमेठी का प्रभारी बनाया गया, तो जहां जहां गहलोत साहब की उपयोगिता लेनी चाहेगा एआईसीसी, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो वहां उनकी उपयोगिता ली जा रही है। उनका जहां भी हम लोग अभी उनकी, आपने देखा होगा राजस्थान में भी 22 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने सभाएं की है, लगातार सभाएं की है। कहीं कुछ जगह 3-3 सभाएं की है, बाड़मेर में 3 सभाएं की है, और जगह जहां जहां भी कैंडिडेट्स ने उनको बुलाया, कैंडिडेट्स की मांग थी, वो सब जगह सब लोग। ठीक है, चेतन दास पुरोहित जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दोबारा से। चेतन जी, मैं पंकज जी से डिस्कस कर रहा था कि बीजेपी की जो नई लीडरशिप है वो कितनी चुनौती उनको लगता है आने वाले वक्त में। मेरा सवाल आपसे ये कि कांग्रेस की अब आने वाले वक्त में अगर नई लीडरशिप आती है, जिस तरह अशोक गहलोत साहब के भविष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, तमाम आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उनके पुराने ओएसडी ने काफ़ी सारे आरोप उन पर लगाए। हालांकि उसका असर कितना ये देखना होगा पार्टी के अंदरूनी लोगों में, लेकिन कांग्रेस की जो नई लीडरशिप ग्रो होगी वो कितनी बड़ी चुनौती आप लोग के लिए रहेगी? राहुल जी, मैंने पहले शुरुआत की थी, माननीय गहलोत साहब 4 जून की तैयारी कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, 25 की 25 सीटें हारने के कारणों का पहले से खुलासा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि उनको पता है हम चुनाव हारे, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी बेनीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे तो समय समय पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के नेताओं पर बड़े आरोप लगाए थे। आपने, हमने सबने देखा था चुनाव के अंदर जिस प्रकार से इनके पार्टी के अंदर पायलट साहब का झगड़ा, तो इनके पार्टी के अंदरूनी झगड़ा था, लेकिन अलायंस के साथ भी इनका झगड़ा लगातार पूरे चुनाव में चला है। हनुमान बेनीवाल जी आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं, कांग्रेस हनुमान बेनीवाल जी पे आरोप लगाती है। इस प्रकार से यह हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक दूसरे के प्रति स्टेटमेंट दे रहे, पहली बात। दूसरी बात, रविंद्र सिंह जी भाटी, जो काम गहलोत साहब ने बीजेपी को हराने के लिए जो जो काम किए थे राजस्थान के अंदर, उनकी मिसाइल रिवर्स फाइल हो गई। रिवर्स फाइल इसलिए हो गई कि जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर
माइनॉरिटी के मतों में सेंध लगाई, जिस प्रकार के माइनॉरिटी के कांग्रेस के बड़े नेताओं को नोटिस दिए गए, उससे ये लगता है कि वहां पे रिवर्स फायर हो गया और पूरा का पूरा इनका जो प्लानिंग थी वो चौपट हो गई जैसलमेर बाड़मेर में। आज रविंद्र सिंह जी के बारे में माननीय गहलोत साहब कहते हैं मैं जानता नहीं हूं। जब बाड़मेर जैसलमेर गहलोत साहब गए थे तो जिन गाड़ियों की परमिशन ली गई थी उनमें 2 गाड़ियों के नंबर देखिए आप। जिन 2 गाड़ियों के नंबर सोशल मीडिया पर आए, जो परमिशन का लेटर सोशल मीडिया पर आए, वो रविंद्र सिंह जी खुद उसमें बैठ के चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये पूरी की पूरी प्लानिंग गहलोत साहब ने की थी राजस्थान। अब आता हूँ नहीं तो बाड़मेर सीट पर चेतन जी आपको आप लोग का क्या लग रहा है बाड़मेर के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा है कि बाड़मेर तो हम जीत ही रहे। बाड़मेर हटेंगे बड़े मार्जिन अंतर से, क्योंकि मैं कारण बता रहा हूँ राहुल जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। हाँ, कांग्रेस ने जिस मंशा से रविंद्र सिंह जी भाटी का किया था काम, उन्होंने नुकसान ये किया है कि माइनॉरिटी के इनके बड़े नेता जिनको नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी ने, रविंद्र सिंह भाटी, इन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन किया पर्दे के पीछे। इसीलिए तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को जानते नहीं हूं कौन है। आप ये मान सकते हैं कि भाई रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर से रहने वाले, जोधपुर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, वर्तमान में विधायक है। क्या मान सकते हैं माननीय गहलोत साहब रविंद्र सिंह भाटी को नहीं जानते? ये संभव नहीं है। ये 4 जून की तैयारी है, 4 जून की तैयारी कर रहे हैं कि हार का ठीकरा किस प्रकार से किसके ऊपर फोड़ना है। नहीं तो बाड़मेर जैसलमेर की सीट आप लोग निकाल रहे हैं, बीजेपी निकाल पा रही है ये सीट? आपको लग रहा है आप लोग जीत रहे हैं इस सीट पर, या गठबंधन? आप पूछ सके क्या? आप पूछ सके राहुल जी? अब आता हूं मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे। अभी जैसे अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, वहां पे इन्होंने एक दिन पहले समझौता किया और अपने प्रत्याशी को भगा दिया। नॉमिनेशन नाम वापस लेने के टाइम अपने प्रत्याशी को इन्होंने भगा दिया और वो स्टैंड कर गए। इसी प्रकार से बीजेपी पार्टी ने जालोर में किया, उन्होंने जालोर में अपने कैंडिडेट को भगा दिया। तो दोनों जगह जहां इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने धोखा दिया अपने राजनीतिक अलायंस को। इसीलिए राजनीतिक अलायंस इनके जो बने राजस्थान के अंदर। पंकज जी कह रहे हैं कि बाड़मेर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। पंकज जी पहले नंबर पर कौन आ रहा है? आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो गया। चेतन जी को बता रहा था मैं कि आप कह रहे हैं बाड़मेर में बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। नहीं, बिल्कुल तीसरे नंबर पे आएगी कांग्रेस। 4 जून पर डिबेट में मिलेंगे पंकज जी, अपन मिलेंगे 4 जून को। जीतेंगे। आपने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग रिवर्स फायर हो गई और हमारी राजस्थान में 14 से 15 सीटें आ रही है जो कि बीजेपी से ज्यादा होंगी। नहीं 14-15 अगर आपकी आ गई तो फिर तो बीजेपी से ज्यादा हो ही गई, टोटली 25 है। लेकिन राजस्थान में खाता ही नहीं खुलेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस ने, चेतन साहब, कांग्रेस ने इस बार उम्मीद जताई है। वो लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक तो आप लोग की नहीं होने देंगे, और चाहे बाड़मेर हो या जैसे नागौर हो, तमाम जगहों पर जहां कांग्रेस ने अपना गणित बिठाया है, चाहे वो बीजेपी के साथ भी उनका गठबंधन हो, तो वहां सब जगहों पर कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट है कि आपके सभी किलो पर सेंध लगा पाएगी वो। राहुल जी मैं आपको एक डेटा बताता हूं। डेटा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के मध्य में रोल, विधानसभा चुनाव में आधा 1% का डिफरेंस रहता है। हाँ। लगभग 34% मतों का रहता है। लेकिन वही चुनाव जब लोकसभा का आता है 4 महीने के बाद में 24% मतों का अंतर है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। राहुल जी आप सोचिए, पहले 14 में भी यही कहते थे हम जीतेंगे, 19 में भी यही कहते थे हम जीतेंगे, लेकिन 25 की 25 सीटें हमने क्यों जीती? जो 24% मत का जो अंतर है, हेमंत सर, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के समर्थन का मत है। और वो तो परिणाम सामने आएंगे, फिर इस पर परिणाम सामने आएंगे। तब तक सभी लोग अपनी तरफ से सकारात्मक रूप में यही कहते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन हेमंत सर, कुछ गठबंधन जो इस दौरान हुए इन चुनावों में 2 सीटों पर नागौर में आरएलपी कांग्रेस के गठबंधन की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, चाहे बाड़मेर में ही क्यों ना हो, इसका भविष्य क्या है गठबंधन का? भविष्य कुछ नहीं है, खत्म हो गया गठबंधन। गहलोत साहब ने इशारा कर दिया ना। हाँ, हेमंत जी जवाब देंगे। राहुल जी, गठबंधन कोई पार्टी बेसिस पे नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस ने पूरा चुनाव इंडिविजुअल बेसिस पे लड़ा, जिसकी जैसी मर्जी थी वैसा उन्होंने उस तरह से चुनाव लड़ा। हाँ। अब बाड़मेर में जो उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हाँ। उनको कांग्रेस में लाने वाले हरीश चौधरी थे। सही है। अब चूंकि जब अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा है, अशोक गहलोत को लगा कि हरीश चौधरी की वजह से उम्मीदवार हम अगर सीट निकालते हैं तो हरीश चौधरी बड़े नेता बन जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने लास्ट मोमेंट में बीजेपी को समर्थन देके और कांग्रेस को कमजोर किया। उधर अमीन खां
वो भी अशोक गहलोत के नजदीक व्यक्ति है, उन्होंने रविंद्र भाटी को समर्थन देकर कांग्रेस को कमजोर किया। तो बाड़मेर में तो एक तरह से बीजेपी की राह प्रशस्त हो गई जीत की, वहां तो ये इस तरह से प्लस में आ जाती है। तो यहां पर कोई गठबंधन और कोई रणनीति और कुछ भी नहीं था, यहां तो केवल सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लाप रहे थे, यहां कोई किसी तरह की चीजें नहीं थी। तो अब चूंकि सचिन पायलट अपने हिसाब से चल रहे थे, अब देखिए सचिन पायलट के लोगों ने आरोप लगाया कि दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर और झुंझुनू, यहां पर चारों जगह सिटिंग एमएलए कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो ब्रजेंद्र ओला की बात करें, मुरारी लाल मीणा की बात करें, ललित यादव की बात करें या हरीश मीणा की बात करें, और चारों सीट, ये चारों टिकट सचिन पायलट की टिकट है। अब यहां पर यह आरोप लगाया गया कि यहां पर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने ही नहीं आए कांग्रेस के। तो ये तमाम इस तरह की बातें यहां पर राजस्थान में चलती रही हैं। जिस तरह से यहां पर कांग्रेस खंड खंड होकर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है, दिशाहीन होकर चुनाव लड़ा है, तो ये सारी चीजें राजस्थान में अब कोई कांग्रेस का अस्तित्व और वजूद की स्थिति राजस्थान में मुझे नजर नहीं आती है। और वैभव गहलोत की सीट आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी रणनीतिकार, कोई भी फलौदी का सट्टा बाजार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जालोर सिरोही में कांग्रेस प्लस की स्थिति में है। और सीटों की भले वो बात कर रहे हैं, लेकिन जालोर सिरोही तो कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कह रहा। हेमंत सर, अभी जैसे अमेठी की जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब को दी गई है, अगर वहां पर कांग्रेस परफॉर्म करती है, जीत पाती है, स्मृति ईरानी को हरा पाती है, तो अशोक गहलोत साहब का जो एक केंद्र के अंदर, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके अंदर जो उनकी भूमिका रहती है, उसमें एक बड़ा उछाल आ सकता है। राहुल जी, अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी देना इस बात को इंगित करता है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विश्वास खो चुके हैं। अगर यहां पर इनकी जगह होती तो उनको रायबरेली की जिम्मेदारी मिलती। अब अमेठी से ये क्या वहां पर किशोरीलाल शर्मा को चुनाव दिला सकते हैं? ये तो मोंगीलाल के हसीन सपने जैसी बात होगी। वहां पर स्मृति ईरानी इतनी मजबूत है, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अब अशोक गहलोत का पत्ता गांधी परिवार से कट चुका है। हाँ, प्रियंका गांधी की अभी भी इनके लिए सहानुभूति मुझे नजर आती है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों इनका बिल्कुल पत्ता कट चुका है। और भी तमाम नेता हैं जिनके ऊपर चर्चा लगातार गली नुक्कड़ों पर होती रहती है, लेकिन क्योंकि गहलोत साहब राजस्थान की राजनीति में उनका एक बड़ा स्थान है, ऐसे में आज की चर्चा हम लोग गहलोत साहब पर ही कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जो गहलोत साहब ने कहा कि मैं तो उनको जानता ही नहीं हूं, उस पर चेतन जी अपनी एक बात रख रहे थे। चेतन जी, थोड़ा सा हैरान कर देने वाला ये बयान है, क्योंकि एक सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहां पर केंद्रीय मंत्री को चुनौती वो दे रहे हैं, ऐसे में अपने सामने खड़े रविंद्र सिंह भाटी के लिए गहलोत साहब कहें उनके उनको जानते ही नहीं है, थोड़ा सा हैरान कर देने वाला बयान। वो इसलिए राहुल जी कह रहे हैं, ये लोग गहलोत साहब का वहां पे जो प्लानिंग इन्होंने की थी, जो शतरंज की गोटियां जो बिछाई थी, उसके अंदर ये रिवर्स फायर क्यों कर गया बता रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माइनॉरिटी के नेताओं को नोटिस दिए हैं, उससे गहलोत साहब को लग गया है कि जैसलमेर बाड़मेर सीट हम हार गए हैं, और हारने का जो मेन कारण है वो गहलोत साहब ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में इनकी सोच थी कि ये बीजेपी के वोटों का नुकसान करेंगे, बाद में हो गया इनका उल्टा हो गया। तो अब ये डैमेज कंट्रोल के लिए ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अशोक गहलोत साहब को पता है 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, 2014 में भी कांग्रेस पार्टी यही कहती थी, 2019 में भी कांग्रेस पार्टी यही कहती थी, लेकिन 25 की 25 सीटें हम जीते थे। और 2024 में भी 4 जून को हमारे मित्र कांग्रेस के पंकज जी को भी बुलाना, 25 की 25 सीट राजस्थान की मार्जिन वोटों के साथ हम जीतेंगे। आप अध्ययन करिए, 5 लाख वोटों से जीतने वाली पार्टी, 4 लाख वोटों से जीतने वाली पार्टी, 6 लाख मतों से जीतने वाली पार्टी। 2024 का चुनाव, मोदी जी का जो वोट परसेंटेज राजस्थान में जिस स्पीड से बढ़ रहा है, 2014 में हमें मिला था 54.75% मत, और 2019 के अंदर हमारे को मिला था 58 पॉइंट समथिंग। आप कल्पना कीजिए जो जंप है वोटिंग का, वो इसलिए जंप है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो लोक कल्याणकारी काम किए, इस देश को परम वैभव की स्थिति में ले जा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर जिस प्रकार से मोदी जी ने स्थापित किया, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा को काम किया, जिस प्रकार से धार्मिक राष्ट्रवाद पे काम किया है, इन सभी एंगल, जिस प्रकार से युवाओं के लिए काम किया, जिस प्रकार से किसानों के लिए काम किया है, ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के लिए काम किया, ये सब कामों से मोदी जी के समर्थन में वोट परसेंटेज लगातार जिस स्पीड से बढ़ रहा है,
वो कांग्रेस के लिए चिंता, तो कांग्रेस की इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है राहुल गांधी जी की जितनी एज है ना उतनी सीटें भी कांग्रेस की पूरे भारत में नहीं आने वाली है, ये सत्य है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस यही कहेगी कि हम ईवीएम का इनका मामला तैयार है 4 जून को। आप नहीं तो पंकज जी तो दावा कर रहे हैं 15 सीटें आएंगी। क्यों तैयार है? नहीं, मैं बता देता हूँ ना, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज महाराष्ट्र के जो बारामती में है, जहां से सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं, वहां लगभग आधा घंटे तक स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी कैमरा था वो बंद रहा है, जहां ईवीएम रखी जाती है। तो यह हास्यास्पद है। दूसरा, आज आगे ना ईवीएम पर आगे राहुल जी, मैंने कहा ना ईवीएम पर आएंगे, वो वोट बीजेपी को जा रहे थे। ये 5वें चरण तक, रोज जनता 5वें चरण तक ईवीएम पर ही आ जाएंगे, आप दीजिए ना, कब तक क्योंकि इनको लगने लग गया कांग्रेस ने सीटें ग्रोथ नहीं कर रही है भारत में, के मुद्दे नहीं है, विकास की इनको योजना लगने नहीं लग गए है। हैं। कभी मंगल ये मोदी जी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, जनता के हितों में चुनाव लड़िए। इसीलिए गहलोत साहब तो भूमिका बनानी शुरू कर दी हमारे कांग्रेस। ठीक है, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अशोक गहलोत साहब की मौजूदा स्थिति, उन पर लग रहे आरोप और उनके राजनीतिक भविष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और कांग्रेस की नई लीडरशिप भी इस चर्चा का हिस्सा थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।